आज से 40,000 साल पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। धरती पर बर्फ की मोटी चादर जमी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़े जैसे जम जाएं। आसमान में सूरज तो था, मगर उसकी किरणें गर्मी नहीं ठंडी लेकर आती थीं। यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा सफेद बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ कम, मैदान कम, बस बर्फ ही बर्फ। और इसी बर्फीले नरक में इंसान की एक प्रजाति जिंदा थी, निएंडरथल। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, ना कपड़े हैं, ना आग है, ना घर है, ना खाना, तो आप कितने दिन जी पाएंगे? शायद 2 दिन भी नहीं। लेकिन निएंडरथल, उन्होंने यह सब झेला। सालों तक, पीढ़ियों तक उन्होंने जिंदा रहना सीखा, जबकि प्रकृति उन्हें मिटाने पर आमादा थी। निएंडरथल इंसान के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। वे आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस से बहुत मिलते जुलते थे। उनका शरीर मजबूत था, कंधे चौड़े, हड्डियां भारी और उनकी खोपड़ी हमारी जैसी ही बड़ी थी, जिसका मतलब था कि उनका दिमाग सोच सकता था, योजना बना सकता था। वे लगभग 4 लाख साल पहले धरती पर आए और 40,000 साल पहले तक जीवित रहे। यूरोप, रूस और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों में वे गुफाओं और जंगलों के बीच रहते थे, जहां आज जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया हैं। वहीं कभी उनका घर हुआ करता था। ये वो वक्त था जब धरती आइस एज में थी। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता था। नदियां जम जाती थीं। हवा इतनी ठंडी होती थी कि खुली त्वचा पर बर्फ के टुकड़े जम जाते थे। इस युग को वैज्ञानिक लास्ट ग्लेशियल पीरियड कहते हैं, यानी पृथ्वी का आखिरी बड़ा बर्फीला युग। इंसान के लिए यह वक्त एक भयानक परीक्षा था। जो टिक गया वही आगे चलकर सभ्यता बना, जो नहीं टिक पाया वो मिट गया। अब आप सोचिए, ना तो बिजली थी, ना कपड़े, ना कोई मकान, ना हीटर, फिर भी ये लोग ठंड से कैसे बचते थे? स्पेन की सिमा डे लॉस ह्यूसोस या पिट ऑफ बोन्स नाम की गुफा में वैज्ञानिकों को निएंडरथल की हड्डियां मिली। जब उन्होंने इन हड्डियों को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें ऐसे पैटर्न दिखाई दिए जैसे जानवरों के हाइबरनेशन में होते हैं। यहीं से एक बड़ा रहस्य शुरू होता है। क्या निएंडरथल हाइबरनेशन करते थे? अब आप सोचेंगे कि ये हाइबरनेशन क्या होता है। तो हाइबरनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी बॉडी को स्लीप मोड में डाल देता है। मतलब शरीर की सारी गतिविधियां बहुत धीमी हो जाती हैं। धड़कनें धीमी, सांस हल्की और शरीर का तापमान बहुत नीचे चला जाता है। इससे शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर को स्लीप मोड पर रख दो, ना बंद होता है, ना पूरी तरह चलता है। कुछ जानवर जैसे गिलहरी, भालू और चमगादड़ कई महीनों तक ऐसे ही रह सकते हैं। वे बिना खाए पिए जिंदा रहते हैं, अपने शरीर में जमा फैट से ही एनर्जी लेते हैं। सवाल बड़ा है, क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत एनर्जी लेता है। हमारा मेटाबॉलिज्म तेज है और हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। अगर हम महीनों तक बिना खाना और ऑक्सीजन के रहें तो दिमाग डैमेज हो सकता है। इसलिए आधुनिक इंसान हाइबरनेशन नहीं कर सकता। मगर वैज्ञानिकों को निएंडरथल की हड्डियों में कुछ ऐसे निशान मिले जिनसे लगता है कि वे शायद कोशिश करते थे या फिर किसी आंशिक हाइबरनेशन जैसी स्थिति में जाते थे। स्पेन की वो गुफा सिमा डे लॉस ह्यूसोस यानी हड्डियों का गड्ढा, यहाँ 4,30,000 साल पुराने इंसानों के अवशेष मिले। उन हड्डियों में जो निशान थे वे उन्हीं जानवरों की तरह थे जो सर्दियों में हाइबरनेशन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा शायद ये निएंडरथल सर्दियों में हाइबरनेट करते थे, लेकिन यह थ्योरी सबको नहीं जमी। कई एक्सपर्ट्स बोले नहीं, ये हड्डियों पर निशान किसी और वजह से भी हो सकते हैं, जैसे भूख से या बीमारी से। फिर भी यह सोच रोमांचित करती है कि क्या कभी इंसान ने भी भालू की तरह महीनों तक सोकर ठंड झेली थी? वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प थ्योरी दी। शायद निएंडरथल ने यह तरकीब भालू से सीखी, क्योंकि कई गुफाएं ऐसी मिली जहां इंसान और भालू दोनों के निशान मौजूद थे। भालू सर्दियों में महीनों तक सोया रहता है। शायद निएंडरथल ने देखा होगा कि भालू कई महीनों बाद उठता है, फिर जिंदा रहता है। उन्हें लगा होगा अगर भालू ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, और शायद उन्होंने ठंड के महीनों में अपनी एक्टिविटी धीमी कर दी होगी। कम खाना, कम चलना, कम ऊर्जा खर्च करना। पर क्या ये सच में हाइबरनेशन था या सिर्फ एक सर्वाइवल ट्रिक? क्या इंसान कभी इतनी नींद में जा सकता है कि महीनों बाद जागे और जिंदा भी रहे? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं यह संभव नहीं था, कुछ मानते हैं यह इंसान की शुरुआती सर्वाइवल तकनीकी थी। जो भी सच हो, एक बात तय है, हमारे पूर्वज किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। बर्फ की लाश जैसी धरती पर उन्होंने जिंदगी की लौ जलाए रखी। पर सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर निएंडरथल ने हाइबरनेशन नहीं किया तो फिर उन्होंने इतने भयानक मौसम में जिंदगी कैसे बचाई? उन्होंने ठंड, भूख और मौत से कैसे लड़ाई लड़ी?
लेकिन अब बात करते हैं हकीकत की, उन असली तरीकों की जिनसे निएंडरथल ने अपनी जिंदगी बचाई। आग, जिंदगी की पहली ताकत। वैज्ञानिकों को फ्रांस की कई गुफाओं में जली हुई राख, कोयला और आग के निशान मिले हैं। इनसे पता चलता है कि निएंडरथल आग जलाना जानते थे। वे फ्लिंट स्टोन यानी चकमक पत्थर को टकराकर चिंगारी पैदा करते थे और सूखी घास या जानवरों की रुई जैसी सामग्री से आग सुलगाते थे। आग उनके लिए सिर्फ गर्मी का साधन नहीं थी, बल्कि यह उनका सुरक्षा कवच भी थी। आग की रोशनी से वे रात के शिकारी जानवरों से बचते थे और उसका धुआं कीड़े मकोड़ों को दूर रखता था। आग ही थी जिसने निएंडरथल को बाकी जीवों से अलग किया, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया प्रकृति को काबू में करना। गुफाएं, नेचुरल इंसुलेशन वाले घर। अब आप सोचिए, बाहर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, तो इंसान कहाँ जाएगा। निएंडरथल रहते थे लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बनी गुफाओं में। ये गुफाएं अंदर से बहुत ठंडी नहीं होती थीं, क्योंकि पत्थर का प्राकृतिक गुण है कि वह तापमान को संतुलित रखता है। दिन में जब सूरज निकलता, गुफाओं की दीवारें हल्की गर्म हो जाती और रात को वही गर्माहट अंदर बनी रहती। फ्रांस की ला शापेल, ऑक्स सेंट्स और क्रोएशिया की क्रापिना केव ऐसी ही जगह हैं जहां निएंडरथल के रहने के सबूत मिले हैं। इन गुफाओं के अंदर उन्हें पत्थर के औजार, हड्डियों के टुकड़े और जानवरों की खाल मिली है। इससे साफ है कि गुफा ही उनका घर थी, जहां वे आग जलाते, खाते और ठंड से बचते थे। कपड़े, जानवरों की खाल से बने बख्तर। वैज्ञानिकों के अनुसार निएंडरथल जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे। हालांकि उन्हें सिलाई की सुई बनाना नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने पत्थर की धारदार ब्लेड से खालों को काटकर शरीर पर लपेटना सीख लिया था। वे इन्हें रस्सी या हड्डियों के टुकड़ों से बांधते थे, जिससे शरीर से गर्मी बाहर ना जाए। ठंडे इलाकों में शिकार के लिए मिलने वाले जानवर जैसे बाइसन, भालू और वूली मैमथ बहुत मोटी खाल वाले होते थे। उन्हीं की खाल ने निएंडरथल को जिंदा रखा। कई गुफाओं में मिले बाल और खाल के अवशेष बताते हैं कि वे लेयरिंग करते थे, यानी कई खाले एक साथ पहनते थे, बिल्कुल जैसे हम आज जैकेट पहनते हैं। औजार, पत्थरों से बनी बुद्धिमत्ता। निएंडरथल पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने औजारों को कला की तरह इस्तेमाल किया। वे फ्लिंट यानी चकमक और क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों को धारदार बनाकर उनसे शिकार करते थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें मुस्टेरियन टूल्स नाम दिया है। इन औजारों में होती थीं भाले की नोक, काटने वाले ब्लेड, खाल छीलने वाले औजार और लकड़ी काटने के उपकरण। ये औजार केवल ताकत नहीं दिखाते, बल्कि यह बताते कि निएंडरथल योजना बनाना जानते थे। वे पहले सोचते थे कि कौन सा औजार किस काम के लिए चाहिए, फिर उसी हिसाब से बनाते थे, यानी उनके दिमाग में टेक्निकल स्किल्स मौजूद थीं। शिकार और भोजन, ठंड में ऊर्जा का स्रोत। इतनी ठंड में खेत में फसल नहीं उगती थी, फलों की कमी थी, तो निएंडरथल ने एक रास्ता चुना, शिकार। वे झुंड बनाकर रेनडियर, मैमथ, बाइसन और जंगली घोड़े का शिकार करते थे। वे शिकार के लिए योजनाएं बनाते थे, कभी जानवरों को दलदल की तरफ भगाते, कभी पहाड़ी रास्तों पर फंसाते। फ्रांस की गुफाओं से मिले हड्डियों के ढेर बताते हैं कि वे एक बार में कई जानवर मारकर उनका मांस ठंड में स्टोर कर लेते थे। बर्फ में मांस जल्दी खराब नहीं होता था, तो वे इसे कई हफ्तों तक खाते रहते। मांस के अलावा वे बेरी, मशरूम और कभी कभी मछली भी खाते थे। उनके दांतों में पौधों के अंश मिले हैं, जो साबित करता है कि वे ओमनिवोर यानी सब कुछ खाने वाले थे। दिमाग, सोचने और सिखाने की शक्ति। निएंडरथल का दिमाग आधुनिक इंसान से थोड़ा बड़ा था, लगभग 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जबकि हमारा दिमाग औसतन 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का है। इसका मतलब वे केवल जीवित नहीं थे, बल्कि सोच सकते थे, योजना बना सकते थे। उन्होंने बच्चों को औजार बनाना सिखाया, साथ मिलकर शिकार किया, यहाँ तक कि मरे हुए साथियों को दफनाने की परंपरा भी शुरू की। फ्रांस की ला शापेल, ऑक्स सेंट्स गुफा में एक पूरी कब्र मिली, जहां निएंडरथल ने अपने साथी को घुटनों को मोड़कर सम्मान से दफनाया था। यह सब बताता है कि वे केवल जीव नहीं थे, वे सोचने वाले इंसान थे। जब सर्दी बढ़ जाती थी, निएंडरथल गुफाओं में घुस जाते थे, आग के आसपास बैठकर खालों में लिपट जाते थे। वे एक दूसरे की शरीर की गर्मी से ठंड से लड़ते थे। वे शायद पार्शियल हाइबरनेशन नहीं करते थे, बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन करते थे, यानी दिन में कम एक्टिव रहना और रात में आग के पास सोना। वे अपनी ऊर्जा बचाते थे, खाना बांटकर खाते थे और जब गर्मी लौटती फिर शिकार पर निकल पड़ते थे। और यही वजह है कि निएंडरथल 2 लाख साल तक जिंदा रहे। उन्होंने बर्फ, भूख और तूफान सबका सामना किया। भले ही वे बाद में आधुनिक इंसान से हार गए, मगर उनका अस्तित्व इस बात का सबूत है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ है। क्योंकि जहां जानवर ठंड से मर रहे थे, वहीं इंसान ने पहली बार सीखा था प्रकृति को हराना। लेकिन निएंडरथल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी प्रजाति को धरती से मिटा दिया।
क्या वे आधुनिक इंसानों से लड़े? क्या कोई बीमारी उन्हें खत्म कर गई या उन्होंने खुद को एक नई प्रजाति में बदल लिया? लगभग 40,000 साल पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में दो प्रजातियां साथ रहती थीं, एक निएंडरथल और दूसरी आधुनिक इंसान यानी होमो सैपियंस। दोनों ही बुद्धिमान थे, दोनों शिकार करते थे, दोनों बोलते थे, लेकिन एक अंतर था दृष्टि का। निएंडरथल वर्तमान में जीते थे, जबकि आधुनिक इंसान भविष्य सोच सकता था। वह योजना बना सकता था, प्रतीक बना सकता था, कला रच सकता था। यही कल्पना करने की क्षमता उनकी असली ताकत बनी। निएंडरथल का दिमाग बड़ा था, पर सैपियंस का दिमाग ज्यादा संगठित था। वो सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो सोचता था कि शिकार कैसे आसान किया जाए। निएंडरथल औजार बनाता था, पर आधुनिक इंसान औजारों को बेहतर बनाने के तरीके खोजता था। यानी वही फर्क जिसने बाद में सभ्यता को जन्म दिया, इनोवेशन। डीएनए के प्रमाण बताते हैं कि करीब 60,000 से 40,000 साल पहले आधुनिक इंसान अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की ओर आया। वहीं पहले से बसे निएंडरथल से उसका सामना हुआ। कभी संघर्ष हुआ, कभी सहयोग और कभी संबंध। हाँ, वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि निएंडरथल और आधुनिक इंसानों के बीच इंटरब्रीडिंग यानी वंशज पैदा होने के संबंध बने। आज भी हर गैर अफ्रीकी इंसान के डीएनए में 1% से 2% निएंडरथल जीन मौजूद है। यानी वे पूरी तरह मिटे नहीं, उनका एक अंश आज भी हमारे भीतर जिंदा है। जब आधुनिक इंसान यूरोप पहुंचा, उसके पास नई तकनीकी थी, पतली और सटीक औजार, शिकार की बेहतर रणनीति और भाषा की स्पष्टता। वो समूह में बोल सकता था, संकेतों से योजना बना सकता था और सबसे अहम, वो दूसरों को सिखा सकता था। निएंडरथल की भाषा सीमित थी, उनके औजार मोटे और भारी थे, वे छोटे समूहों में रहते थे, जबकि सैपियंस ने बड़े समाज बना लिए थे, जहां सहयोग, व्यापार और सूचना का आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे यह अंतर इतना बढ़ गया कि सैपियंस ने शिकार, संसाधन और क्षेत्र सब पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी में सिर्फ इंसान नहीं था, प्रकृति भी थी। लगभग 39,000 साल पहले धरती पर एक बड़ा जलवायु परिवर्तन आया। तापमान अचानक गिरा, यूरोप में बर्फीले तूफान फैले, जंगल बर्फ से ढक गए, शिकार के जानवर गायब होने लगे। निएंडरथल जो पहले ही सीमित क्षेत्रों में थे, अब भूख से जूझने लगे। उनकी आबादी घटती चली गई। आधुनिक इंसान के पास बेहतर औजार थे, वो दूर दूर तक जा सकता था, लेकिन निएंडरथल ठंड में फंसे रहे। उनकी गुफाएं, उनकी आग अब उनकी कब्रें बन गईं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सैपियंस अपने साथ नई बीमारियां लेकर आए थे। अफ्रीका से आई हुई प्रतिरोधक क्षमता निएंडरथल में नहीं थी। डीएनए अध्ययन बताते हैं कि संभवतः किसी वायरल संक्रमण ने उनकी कमजोर आबादी को तेजी से खत्म कर दिया। यानी युद्ध नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों की लड़ाई ने उन्हें मिटा दिया। फ्रांस की विंडीजा केव और गौरहेम्स केव में मिले निएंडरथल के आखिरी अवशेष बताते हैं कि वे लगभग 38,000 साल पहले तक जीवित थे। उसके बाद धरती से उनका नाम मिट गया, लेकिन मिटने से पहले उन्होंने सैपियंस के साथ ज्ञान और जीन साझा किए। कई आधुनिक यूरोपीय और एशियाई जनजातियों में आज भी उनके त्वचा, बाल और प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं। निएंडरथल का अंत दुखद था, पर उनका योगदान अनमोल। उन्होंने पहली बार आग, दफन संस्कार, औजार और सहयोग की नींव रखी। उनकी सोच ने उस धरती को तैयार किया जहां आगे चलकर मानव सभ्यता फली फूली। अगर निएंडरथल ना होते तो शायद इंसान सोचना नहीं सीख पाता। लगभग 35,000 साल पहले धरती पर अब सिर्फ एक ही प्रजाति बची थी, होमो सैपियंस। अब वही आगे बढ़ने वाला था, वही पहाड़ चढ़ेगा, नदियां पार करेगा और अंततः सभ्यता बनाएगा। निएंडरथल चले गए, पर उनके खून की एक बूंद, उनकी यादों की एक झलक आज भी हमारे भीतर है, क्योंकि हम ही उनकी अधूरी कहानी है। वो कहानी जो मिट्टी से शुरू हुई थी और सितारों तक पहुंची। शायद वो मिटे नहीं, बस हम में बदल गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।